वारिस शाह के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। एक मोतबर शख्सियत जिसने तसव्वुफ़ की बुलंदियों को छुआ। ये कहानी उनके ही एक मरीद जानसार अब्दुल करीम की है। अब्दुल करीम एक खुश जमाल, खुश खसाल, खुश रूह, खुश हो 17 साल के नौजवान थे। वो लखनऊ के एक दीनी मदरसे के तालिब इल्म और हाफिज़ कुरान भी थे। जब वो पहली बार वारिस शाह के पास आए तो आपने मामूल के खिलाफ खड़े होकर उस नौजवान की पज़राई की और ज़ौक़ शौक़ के साथ उससे बगलगीर हुए। हाफिज़ की पेशानी पर बोसा देकर आपने कहा, क्यों ना हो मियाँ, आशिक हो। इन अल्फाज में अजीब तासीर थी। करीम के दिल की दुनिया ज़ेर ज़बर होगी। वो इश्क व आशिकी से यकसर नाआशना था, लेकिन उसने सोचा हज़रत कह रहे हैं तो कोई अच्छी बात होगी। वारिस शाह ने पहली ही दरखास्त पर उसे बैत कर लिया। एक साल बाद देवा में वारिस शाह के वालिद का उर्स मुनक्किद हुआ। लखनऊ से करीम देवा पहुंचा। इस दौरान उसने अपने एक रिश्ते के चाचा के यहाँ क़याम किया। देवा में वो वारिस शाह से मिला तो उन्होंने करीम को देखते ही बड़े जोश से कहा, आशिक आया, आशिक आया। उसी दौरान उन्होंने अब्दुल करीम को एक किताब दी। इस किताब में एक हैरत अंगेज़ किस्सा दर्ज था। किस्से का खुलासा ये है, एक अमीर किसी रईस की बेटी पर आशिक हो गया। वो दिन रात रोता और लड़की के मकान के चक्कर काटता, खाता पीता सोता जागता सब कुछ भूल गया था। उसने बेइंतहा मसाइब बर्दाश्त किए। ये कैफियत बरसों रही। आखिर एक दरवेश से उसकी मुलाकात हुई। वो शख्स दरवेश के हुक्म पर एक जगह सुकून से बैठ गया। उसने फ़कीराना ज़िंदगी इख्तियार कर ली। उसकी महबूबा को मालूम हुआ तो वो मज़तरब होकर घर से निकली और अपने चाहने वाले के पास पहुंचकर बोली, तुमने मुझे फरामोश क्यों कर दिया है। उस शख्स ने लड़की के कान में कुछ कहा। न जाने उसने क्या कहा कि लड़की भी पाँव तोड़कर उसके साथ वहाँ बैठ गई और फिर वो अपने घर कभी वापस नहीं गई। वारिस शाह ने अब्दुल करीम को खिताब देते हुए कहा, मियाँ इसे रोज़ाना 2 मरतबा पढ़ लिया करो। करीम बहुत खुश हुआ। घर पहुँच के उसने अपनी चाची से ज़िक्र किया। चाची जान, आज तो मुर्शद ने करम की इंतहा कर दी। उन्होंने मुझे ये किताब इनायत फरमाई है और कहा है कि इसे रोज़ाना 2 मरतबा पढ़ लिया करो। घर की तमाम औरतों को किताब का किस्सा सुनने का इश्तियाक हुआ। उनकी फरमाइश पर अब्दुल करीम ने नहायत ज़ौक़ व शौक़ से दास्तान पढ़कर इन्हें सुनाई। दास्तान सबको बड़ी दिलचस्प मालूम हुई। अब्दुल करीम रोज़ाना घर में किताब सुनाने लगा। चाची की लड़कियां इन दिनों कुरान नाजरा पढ़ती थीं। एक रोज़ चाची ने उसे कहा, बेटा मेरी बच्चियां अब बड़ी हो गई हैं, बाहर के किसी गैर आदमी से पढ़वाना मुनासिब मालूम नहीं होता है। तुम घर के लड़के हो, बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ा दिया करो। अब्दुल करीम राज़ी हो गया। वो उस रोज़ से लड़कियों को कुरान पढ़ाने लगा। इन लड़कियों में से एक का नाम प्यारी था। वो तीसरा पारा पढ़ती थी। अब्दुल करीम उसे पढ़ाता तो वो अजीब से अंदाज से उसकी सूरत तकती। अब्दुल करीम का चेहरा हया से सुर्ख हो जाता। प्यारी की आवाज़ शेरीं थी और लब व लहजा नहायत दिलफरेब था। अब्दुल करीम उसके लब व लहजे में खो जाता। उर्स की तकरीबात ख़त्म होने के बाद अब्दुल करीम कलेजे पर पत्थर रखकर देवा से अपने गांव आ गया, लेकिन वो अपने दिल देवा में ही प्यारी के पास छोड़ आया था। उसे किसी लम्हे करार नहीं था। प्यारी की मोहनी सूरत हर वक्त उसकी नज़रों में फिरती। वो कोनों खदरों में छुप छुप कर उसके लिए रोता। उसका कोई मोर्स ना था, कोई गमसार ना था। दिल का राज किससे कहता। चंद रोज़ बाद उसकी बहन की शादी थी। शादी में दूर और नज़दीक के तमाम रिश्तेदार जमा हुए। अब्दुल करीम के चाचा भी अपने तमाम ख़ानदान के साथ आए। प्यारी भी आई थी। वो और अब्दुल करीम यूँ टूट कर मिले जैसे सदियों से बिछड़े हुए हों। तकरीब ख़त्म हुई तो मेहमानों ने जाने का कष्ट किया। अब्दुल करीम के वालिदैन ने चाची और उनकी लड़कियों को कुछ दिनों के लिए रोकना चाहा। चाची ने कहा, मेरा ठहरना तो मुश्किल है, अलबत्ता लड़कियों को छोड़ सकती हूँ, मगर शर्त यह है कि करीम इन्हें रोज़ कुरान पढ़ा दिया करे। अब्दुल करीम की वालदा ने जवाब दिया, बहन करीम तुम्हारा ही बेटा है, बसरा चश्म पढ़ाएगा।
प्यारी की वालदा लड़कियों को अब्दुल करीम के घर छोड़कर चली गई। अब्दुल करीम ने इन्हें नहायत जांफशाई से पढ़ाया और बहुत जल्द पूरा कुरान ख़त्म करवा दिया, मगर उसके दिल में मोहब्बत की आग रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था कि प्यारी का खूबसूरत चेहरा हर वक्त उसके सामने रहे और उसे पढ़ाता रहे। रफ्ता रफ्ता पड़ोस में सरगोशियाँ होने लगी। अब्दुल करीम और प्यारी के इश्क का चर्चा शुरू हो गया। किसी ने प्यारी के वालिदैन को खबर कर दी। चनाचा एक रोज़ यकायक कहार सवारी लेकर दरवाजे पर आ गई। प्यारी और उसकी बहनों को रुखसत करने के लिए डोलियों में बिठा दिया गया। अब्दुल करीम की हालत नहायत ही ख़राब थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और चेहरा फरकत के जोश से तप रहा था। देखते ही देखते प्यारी की हालत ख़राब होने लगी। अंदेशा हुआ कि लड़की का दम न निकल जाए। चनाचा चंद लम्हों के लिए अब्दुल करीम और प्यारी को अज़र नौबात करने की इजाज़त दे दी गई। प्यारी ने अब्दुल करीम से सिर्फ इतना पूछा कि आप देवा कब आएंगी। अब्दुल करीम ने बेकरारी से जवाब दिया, तुम पहुंचो, मैं पीछे पीछे आता हूं। अब्दुल करीम का अपने घर में वक्त गुजारना अजाब हो गया। फिर अलल सुबह अंधेरे में ही उसने हाथ मुंह धोए और नाश्ते के बगैर बड़ा गांव से पैदल देवा रवाना हो गया। वो घंटों भूखा प्यासा चलता रहा। उसने कहीं दम न लिया। आखिर दोपहर के वक्त अपनी चाची के घर पहुंच गया। अब्दुल करीम ने प्यारी को रुखसत करते वक्त समझा दिया था कि कुरान ख़त्म होने का जिक्र अपनी वालदा से ना करना, बल्कि कहना अभी कुछ सिपारे बाकी हैं। लिहाजा प्यारी ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हाफिज़ भाई से कहिए कि जितना कुरान बाकी रह गया है वो भी ख़त्म करा दी। प्यारी की वालदा बोली, बेटी ये कैसे मुमकिन है? अब्दुल करीम का हमारे यहाँ रहना दुशवार है और रोज़ाना बड़ा गांव से देवा आना उससे भी ज़्यादा दुशवार। अब्दुल करीम वही मौजूद था। उसने कहा, चाची आप फिक्र न कीजिए, मैं बड़ा गांव से रोज़ आके पढ़ा दिया करूँगा। चाची कहने लगी, बेटा ये तो ठीक है, लेकिन इन लोगों की ज़ुबानें कौन पकड़ेगा? अब्दुल करीम ने चाची के कदमों पर सर रख दिया। हमें लोगों से क्या मतलब चाची जान, हमारे दिल और हमारी नीयतें तो साफ़ हैं। अब्दुल करीम रोज़ाना असर के बाद बड़े गांव से चलता और 8-9 बजे रात तक चाचा के घर पहुंच जाता। 2 घंटे तक वो प्यारी को कुरान पढ़ाता और 11 बजे रात को देवा से चलता और सुबह की नमाज बड़ा गांव में अदा करता। ये सिलसिला 2-2.5 बरस तक जारी रहा। रफ्ता रफ्ता देवा में भी उसकी आमदोरफ्त के मुतल्लिक चहम गोइयाँ होने लगी। आसपास की औरतों ने प्यारी की वालदा से कहा, अब्दुल करीम रोज़ाना बिलानागा रात के वक्त तुम्हारे घर आता है, क्या तुम लोगों के अक्लों पर पत्थर पड़ गए हैं? प्यारी के वालिद जहांगीर आबाद में मुलाजिम थे। मुखबरों ने उनके कान भर दिए। वो सहत तैश में आकर वहीं से देवा आए। उन्होंने अपनी बीवी को नहायत बुरा भला कहा और फिर कहा, खबरदार अब्दुल करीम, अब इस घर में दोबारा ना आए। अगर वो यहाँ आए तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब्दुल करीम रात के 9 बजे वहाँ पहुँचा तो उसने दस्तक दी। चाची दरवाजे पर आईं। उन्होंने करीम से साफ कह दिया, मियाँ तुम्हें घर में आने की इजाज़त नहीं, फ़ौरन चले जाओ और आइंदा इधर का रुख ना करना। अब्दुल करीम सख्ते में रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त प्यारी एक किताब देने के बहाने दरवाजे पर आ गई। चाची ने उसे डांटा, लेकिन वो रो रो कर कहने लगी, हाफिज़ भाई से एक ज़रूरी बात कहनी है। उसकी वालदा मकान में चली गई। प्यारी ने जहांगीर आबाद से वालिद की आमद का जिक्र किया और बताया, उन्होंने हुक्म दिया है कि आइंदा तुम्हें घर में ना आने दिया जाए। चंद लम्हों तक वो हसरत से उसका मुँह तकती रही। फिर बोली, देखो मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। तुम जानते हो घर के सब लोगों का ख्याल है कि इस बालाहाने पर जिन रहते हैं। अगर तुम आइंदा मुझे देखना चाहो तो रात के वक्त जिन बन के आ जाया करो, मगर इस काम में एहतियात की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को शक हो गया तो मेरे मुंह में हाक, तुम्हारी जान की खैर नहीं है। अब्दुल करीम ने कहा, प्यारी अब जान की परवाह किसे है? जान तो हम हथेली पर लिए हुए हैं। मकान के अंदर से चाची ने डांट कर प्यारी को बुलाया। अब्दुल करीम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम गम ना करना, मैं सब इंतज़ाम करके 2-3 दिन में आऊँगा। महबूब के कोचे से वो भीगी हुई आंखों और जलते हुए सीने के साथ लौटा। प्यारी ने मुलाकात की बेमिसाल तदबीर बताई थी। अब करीम ने ठान ली थी कि जिन ज़रूर बनूंगा। हवा सचमुच के जनात मार डालें और हवा प्यारी के घर वाले जलील ख्वार करें। अब्दुल करीम वहाँ से चला तो दिल की
कफ़ियत बड़ी अजीब थी। प्यारी की सूरत मुस्तकिल निगाह के सामने रहती, उस पर कभी हाफिज़ की जान सदके होती, कभी दिल निसार होता। कल्ब की गहराई से बार बार आवाज़ आई कि हसन की बारगाह से जो भी फरमान सादिर हो उसकी तामील ऐन फ़र्ज़ है। देवा से निकलकर करीम बड़ा गाँव गया। उसने ज़िद या हिले करके अपनी वालदा से कुछ रुपए लिए और लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में उसने जिन बनने के लिए तमाम ज़रूरी सामान खरीदा। मुख्तलिफ़ किस्म की इतर, अगरबत्तियाँ, शरीनी, कोयले, दिया सलाई, लोहे की 7-8 सलाहें, 2-2 हाथ लंबी और मोटी, एक पूरा थान खरीद के उसने ये चीज़ें बांध लीं और एक लम्हे को भी आराम नहीं किया। लखनऊ से वो सीधा देवा पहुंचा। आधी रात हो चुकी थी। कस्बे के दिर द्वार पर सन्नाटा था। प्यारी के मकान की अकबी दीवार में करीम ने सलाहें गाड़ दी और उनके ज़रिए बालाहाने पर पहुंच गया। ऊपर जाकर उसने किसी जगह अगरबत्ती जलाई और किसी जगह लुबान सगाया। कहीं चिराग रोशन किया, कहीं इतर और गुलाब का अरक छिड़का। बालाहाना खुशबू से महक गया। इश्क ने उसे एक और तदबीर बुझाई। अगर वो जीने से मकान में उतरा तो कोई उसे जिन नहीं समझेगा। वो कोठे से दम से सहन में कूद गया। कूदने की भयानक आवाज़ से सब की आँख खुल गई। औरतें हवास बहाता हो गईं और समझी कि आज हकीकत में जिन नाज़िल हो गया है। उन्होंने घबरा घबरा कर कहना शुरू किया, या हाजी वारिस, या ख्वाजा मोइनुद्दीन, या शाह मनम, या शाह रज़ाक, हमारी मदद कीजिए। प्यारी की वालदा का दहशत से बुरा हाल था। उन्होंने जल्दी से फूंक मारकर चिराग गुल कर दिया ताकि जिन की सूरत देख के लड़कियां डर न जाएं। अब्दुल करीम ने दलान के एक गोशे में जाकर डरावनी आवाज़ से कहा, बड़ी बीवी, चिराग जलाओ और हमारी सूरत देखो। तुम रोज़ कहती थी ना कि हमने कभी जिन की सूरत नहीं देखी। लो आज हम तुम्हारी आरज़ू पूरी किए देते हैं। प्यारी की वालदा की गग्गी बंद गई। वो हाथ जोड़ के बोली, हजूर, हमारी खता माफ़ कर दीजिए। हम इस लायक कहाँ कि आपकी सूरत देखें। हम गरीबों पर रहम करें। ऐसा न हो कि बच्चे दहल कर मर जाएं। जिन ने ज़बरदस्त कहका लगाया, बड़ी भी, ये न समझना कि हम तुम्हें आसानी से छोड़ देंगे। हमारे आने की वजह सुनो। अब्दुल करीम यहाँ आता था। तुम्हारी लड़की उससे कुरान पढ़ती थी। हम भी उसकी तिलावत शौक़ से सुनते थे। अब क्या वजह है कि 3 दिन हो गए हैं तिलावत की आवाज़ नहीं आई। प्यारी की वालदा ने जवाब दिया, हजूर, हमने अब्दुल करीम को खुद यहाँ आने से रोक दिया है। उसकी आमदोरफ्त से हमारी बच्ची रसवा हो रही थी। अगर आप तिलावत सुनना चाहते हैं तो जिस वक्त के लिए हुक्म दीजिएगा बच्ची उसी वक्त तिलावत किया करेगी। हम हर तरह हाजिर हैं। जिन ने कहा, बड़ी भी, हमें कुरान सुनने से मतलब है, अब्दुल करीम से नहीं। हम रोज़ाना रात को आएंगे और प्यारी हमें कुरान सुनाएगी। हम मुद्दत से तुम्हारे बालाहाने पर रहते हैं। प्यारी की वालदा ने यह बात मंजूर कर ली। अब्दुल करीम रोज़ाना इसी तरीके से अगरबत्तियाँ और लबान छत पर सुलगाता, चिराग रोशन करता और दम से सहन में कूद पड़ता, लेकिन छत पर वापस जाते वक्त वो जीना इस्तेमाल करता। होते होते बस्ती में इस हैरत अंगेज़ वाक़े की शोहरत होगी। बाज़ लोगों ने वारिस अली शाह को भी ये बताया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, पड़ा जिन है, पड़ा जिन है। इन अल्फाज का कोई मतलब नहीं समझा। सब ही समझते रहे कि कोई आलम व फाजिल तिलावत का आशिक ज़बरदस्त जिन है। अब्दुल करीम कई महीनों तक जिन बनकर प्यारी के घर जाता रहा। कभी कभी दिन के वक्त वो हाफिज़ अब्दुल करीम की सूरत में भी जाता। वो जिन बन के पहले से ही कह देता था कि फ़लाँ मकाम पर उर्स है, हम वहाँ जा रहे हैं, चंद रोज़ नहीं आ सकेंगे। प्यारी की वालदा जानती थी कि अब्दुल करीम और प्यारी में पाक और साफ़ मोहब्बत है, हर तरह इत्मीनान के काबिल। फिर वो चाहती थी कि वारिस शाह और उनके मकान पर आएँ और अब्दुल करीम के बारे में अपनी ज़ुबान से कोई इशारा करें ताकि रहा सहा हदशा भी दूर हो जाए। एक दिन अब्दुल करीम अपनी चाची के घर पहुंचा। उन्होंने कहा, बेटा हाजी साहब, किबला की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करो कि अगर मकान पर तशरीफ़ लाएं तो बड़ा करम होगा, सब दीदार कर लेंगे। अब्दुल करीम ने वादा किया कि वो वारिस शाह से यह दरख्वास्त करेगा, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के बायस शर्मिंदा था, इसलिए मुद्दत से उसने वारिस शाह का सामना नहीं किया था।
अलबत्ता राह चलते जब इन्हें देखता निगाह नीची करके अदब से सलाम कर लेता और कदम बोस हो जाता। वारिस शाह अब्दुल करीम पर एक निगाह डालते और कहते, अब्दुल करीम तुम कहाँ ठहरे हो? खून जिगर का मामला है। बहरहाल वो चाची के इसरार पर वारिस शाह के पास पहुंचा। उसने चाची का पैगाम इन्हें सुना दिया। वारिस शाह बोले, अच्छा, दोपहर को चलेंगे। अब्दुल करीम ने लौट कर इतला दी कि वारिस शाह दोपहर को आएंगे। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतों ने मिलजुल के मकान की सफाई शुरू कर दी और वारिस शाह की नशिस्तगाह आरास्ता बेरास्ता की। दोपहर को अब्दुल करीम दोबारा उनके पास गया। वारिस शाह उसके साथ प्यारी के घर पहुंचे और इस्तराहत के लिए बिस्तर पर लेट गई। अब्दुल करीम की चाची और लड़कियां वारिस शाह के हाथ पांव दबाने लगी। अब्दुल करीम कुछ फासले पर दीवार से पीठ लगाए, गर्दन झुकाए, दम बहुत बैठा था। उसके दिल की हालत नाकाबिले बयान थी। यकायक उस पर रकत तारी हुई। उसने ऊंची आवाज़ से रोना चाहा, मगर कमाल ज़ब्त किया और चुपके आंसू बहाता रहा। वारिस शाह ने कई मरतबा दरियाफ्त किया, अब्दुल करीम कहाँ गया? अब्दुल करीम कहाँ गया? प्यारी की वालदा ने इशारे से बताया कि वो सामने बैठा है। प्यारी ने अब्दुल करीम के पास जाकर कहा, जाओ तुम भी हजरत के पाँव दबाओ ना। यह सुनते ही अब्दुल करीम की हालत ख़राब हो गई। उसका जिस्म लर्जने लगा, हाथ पांव काबू में नहीं रहे, लेकिन उसे प्यारी का हुक्म टालने की मजाल न थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वारिस शाह के करीब पहुंचा। वारिस शाह अब्दुल करीम की यह हालत देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्यारी भी दोबारा उनके पास बैठ गई। जल्द ही ये कफियत हुई कि करीम उनके पाँव दबाने लगा। प्यारी भी वारिस शाह के पाँव दबा रही थी। वारिस शाह ये तमाशा देखकर मुस्कुराते रहे। फिर यकायक प्यारी की वालदा से मुखातब हुए, प्यारी की माँ, हमने बहुत सैर की है और तमाम मुल्कों में फिरे हैं। हम एक मुकाम पर पहुँचे तो हमें एक बात मालूम हुई। एक शख्स किसी लड़की पर आशिक था और उसका अजीज़ था। लोगों ने उसकी हालत देखकर बदनामी का ख्याल किया और उसे आने जाने की मुखालफत करने के लिए मशवरे होने लगे। तय पाया कि वो किसी के कहने सुनने से नहीं रुकेगा। अलबत्ता लड़की अगर ख़ुद कह दे कि मेरे पास ना आया करो तो मान जाएगा। लड़की के अजीज़ों ने लड़की को समझाया बुझाया और मजबूर किया कि उसे आने जाने से मना कर दे। चनाचा वो आया तो लड़की ने दिल पर जबर करके कहा, अब यहाँ ना आया करो। आशिक ने कहा, क्या सच कहती हो? मैं ना आया करूं? उसने 3 मरतबा इस सवाल की तकरार की। लड़की ने कहा, हाँ, ना आया करो, ना आया करो, ना आया करो। जैसे ही तीसरी मरतबा लड़की ने ना आने के लिए कहा, आशिक की रूह उसके कालब से परवास कर गई और इधर उसकी जान निकली, इधर लड़की भी जहां बक तस्लीम हो गई। यह किस्सा सुनाने के बाद उन्होंने एक लम्हे तौक़ुफ़ किया, फिर कहा, सुनो पाक, इश्क में खुदा मदद करता है। यह कहकर वो उठ बैठे। उन्होंने पहले प्यारी की पीठ पर फिर करीम की पीठ पर एक गौंसा रसीद किया। उस वाक़े के बाद चाची की बदगुमानी जाती रही। वो करीम की खातिर मदारत करने लगी। करीम की आमदोरफ्त दोबारा कसरत से शुरू होगी, लेकिन जैसा कि दुनिया का कायदा है, लोगों ने फिर तरह तरह की अफवाहें गर्म करना शुरू कर दी। करीम ने एहतियातन आना जाना कम कर दिया, मगर वो रात को जिन बनकर आ जाता। एक रात जिन के बहरूप में प्यारी से बातें करते हुए उसने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बताओ, लेता आऊँगा। प्यारी ने कहा, मेरे लिए हकीक पत्थर की एक तस्बीह लेते आना। करीम का ख्याल था घर वाले सो रहे हैं, लेकिन उसकी चाची जाग रही थी। उन्होंने जिन की बातें सुन लीं और ये समझी कि करीम ने अमल वगैरह पढ़ के बालाहाने के जिन अपने कब्ज़े में कर लिए हैं और उनकी मदद से खुद जिन बनकर यहाँ आया है। इन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर करीम ही है, मगर उन्होंने करीम से कभी उसका इज़हार नहीं किया। करीम को जिन बनकर आते 3-4 महीने गुजर गए थे। एक दिन दोपहर को अब्दुल करीम आया। चाची ने उससे प्यारी का परो कराया और उसे किसी तरह करीम के सामने नहीं आने दिया। करीम ने घर के अंदर से प्यारी के रोने की आवाज़ सुनी। वो मुस्तरब हो गया। यकायक प्यारी रोती हुई आई और करीम के सामने खड़ी हो गई। उसकी बड़ी बहन ने कहा, प्यारी, अम्मा जान ने तुम्हें बाहर आने से मना किया था, फिर तुम क्यों आई? प्यारी ने जवाब दिया, अम्मा जान की
یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ کریم رشتے میں میرے بھائی ہیں اور انہوں نے مجھے قرآن شریف بھی پڑھایا ہے۔ تمام بستی جانتی ہے کہ ان سے میرا کوئی پردہ بھی نہیں تھا۔ اب اگر میں نے پردہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس میں میری بدنامی ہے یا نہیں؟ میں پوچھتی ہوں ہر پردے کی کیا بات ہے؟ لڑکیاں دمہد رہ گئیں۔ کریم کو نہ جانے کیا خیال آیا، وہ فوراً اٹھ گیا اور جانے لگا۔ چاچے نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں رکا۔ وہ بہت بدحواس بھی تھا، قدم رکھتا کہیں تھا، قدم پڑتا کہیں تھا۔ وہ بڑا گاؤں کی طرف روانہ ہوا مگر آدھے راستے سے پلٹ کر پھر دیوا آ گیا اور پیاری کے گھر پہنچا۔ اندر سناٹا تھا۔ پیاری ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ کریم نے اس کی بہنوں سے دریافت کیا کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا آپ کے جانے کے بعد اماں نے اسے پردے سے باہر آنے کی وجہ سے خوب مارا، مگر وہ برابر یہی کہتی رہی کہ میں کریم بھائی سے پردہ نہیں کروں گی۔ اس واقعے نے کریم کی طبیعت پر ایک اور تازیانے کا کام کیا۔ رات ہوئی تو وہ حسب معمول جن بن کر بلاخانے پر گیا اور صحن میں کود پڑا۔ پیاری کی والدہ کو سخت تعجب ہوا کہ کل تو یہ کہہ کے گیا تھا کہ ہم خواجہ کے عرس میں اجمیر شریف جا رہے ہیں، آج کیسے آ گئے؟ انہوں نے آواز دے کر کہا حضور کیا عرس میں تشریف نہیں لے کر گئی؟ جین نے ڈپٹ کر کہا بی بی پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کریم سے پیاری کا پردہ کیوں کرایا اور پیاری کو مارا کیوں؟ ہمیں خبر ہو گئی ہے اس لیے ہم واپس آ گئے ہیں۔ ہمیں تمہاری گستاخی سے بہت دکھ ہوا ہے۔ کریم ہم سے جو بھی خدمت لے گا ہم اس کی بجا آوری کے لیے تیار ہیں۔ پیاری کی والدہ متھوش سی ہو گئی۔ وہ خطا معاف کروانے کے لیے جین کی منتیں کرنے لگی مگر جین نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس نے کہا ہم اس وقت تو جا رہے ہیں مگر بہت جلد تمہیں اس حرکت کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ دوسرے دن کریم دن کے وقت دیوا آیا اور رشتے کے ایک ماموں کے ہاں ٹھہر گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ پیاری کی والدہ کو خبر ہوئی تو جنات کی ناراضگی کے خیال سے وحشت ہونے لگی کہ کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ ویسے بھی جن دھمکی دے کر گیا تھا، چنانچہ انہوں نے گھر کی ملازمہ کو کئی بار بھیجا کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ عبدالکریم کو لے آئے، لیکن کریم ٹس سے مس نہ ہوا۔ روزہ کھولنے کے لیے ممانی نے بھی کریم کے لیے افطاری تیاری کی اور پیاری کی والدہ نے بھی بھیجی۔ کریم نے خیال کیا کہ چاچی کی افطاری میں پیاری کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ اس نے وہی افطاری کھائی اور چاچی کو پریشان کرنے کے لیے کہا۔ ممانی والی افطاری میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر ان کی بھیجی ہوئی افطاری میں شامل کر دیں۔ چاچی کے گھر کی ملازمہ برتن لینے آئی تو ساری چیزیں اس طرح موجود تھیں۔ چاچی یہ دیکھ کر اور بدحواس ہو گئی کہ کریم نے افطاری واپس کر دی ہے۔ رات کو پھر چاچی نے ملازمہ کو روانہ کیا کہ کریم کو لے کر آؤ، مگر کریم نہیں گیا۔ آخر چاچی خود آئیں اور زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ انہوں نے پیاری کو بلانے کے لیے کریم کے قریب بٹھایا اور کہا پیاری کریم بھائی کو کھانا کھلاؤ۔ پیاری ایک خوبصورت سینی میں کھانا لے کر آئی۔ کریم کھانے لگا۔ دفعتاً چاچی کے حواس بگڑنے لگے، نہ جانے کیوں ان کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ لکڑی، جوتا، ڈنڈا جو کچھ ہاتھ میں آیا اٹھا کر سب کو مارنے لگی، لیکن کریم اور پیاری کو انہوں نے کچھ نہ کہا۔ پھر اسی وحشت کے عالم میں کنویں میں گرنے کے لیے وہ دوڑی۔ سب نے مل کر انہیں پکڑ لیا۔ یہ کیفیت لحظہ بہ لحظہ بڑھتی رہی اور 12 بجے رات تک قائم رہی۔ ماں کی یہ مجنانہ حالت دیکھ کر پیاری کا برا حال تھا۔ وہ کریم کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی اماں پر تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ کریم نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں کیا، شاید ان کے قلب کی حرکت سے ایسا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر کریم مردانے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیاری کی بڑی بہن نے کریم کو بلا کے کہا کریم بھائی ایک خط لکھ دو، ملازم کے ہاتھ بھیج کر جہانگیر آباد سے ابو کو بلانا ہے۔ کریم نے مروانے میں جا کر چچے کے نام خط تو لکھ دیا، مگر اسے خیال آیا کہ اگر ملازم یہ ہاتھ لے کر گیا تو چاچا فوراً آ جائیں گے، پھر نامعلوم کیا واقعات پیش آئیں۔ کریم نے گھر کے ملازم عظمت کو بلایا اور الگ لے جا کر اسے کہا عظمت تم بھی کچھ جانتے ہو کہ یہ قصہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہوا؟ عظمت نے جواب دیا کریم میاں مجھے سب معلوم ہے، آپ اپنی چاچی سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی سبب سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اب جب تک وہ آپ کو منا نہیں لیں گی اسی آفت میں پھنسی رہیں گی۔ آپ کے قبضے میں جن ہیں، وہ جن انہیں پریشان کیے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کریم کو خوشی ہوئی، یہ آدمی بھی جنات کا قائل تو نکلا۔ کریم نے عظمت سے کہا میں جنات کو
शाम से समझा रहा हूँ मगर वो मेरी एक नहीं सुनते। अब मुझे तुम्हारी फ़िक्र लग गई है और खौफ सता रहा है कि इधर तुम हाथ लेकर जाओगे, इधर जनात तुम्हें घेर लेंगे। अजमत का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। वह घबरा कर बोला, ना मियाँ ना, अब तो ये लोग लाखों का लालच भी दें तो मैं हाथ लेकर ना जाऊं। करीम ने कहा, अगर इनकार करोगे तो नौकरी से इनकार मिल जाएगा। उसने जवाब दिया, मुझे नौकरी की परवाह नहीं है, जान है तो जहान है। करीम फिर कहने लगा, मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूँ, अगर इस पर अमल करोगे तो नौकरी भी सलामत रहेगी और तुम जहांगीराबाद जाने से भी बच जाओगे। अजमत ने कहा, मियाँ जल्दी से बताइए, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। करीम ने कहा, तुम डेवडी पर जाकर हाथ मांग लो और फिर मकान के पिछवाड़े ज़मीन पर गिर के चीखने चलाने और कलाबाजियाँ खाने लगना। सब ये समझ लेंगे कि हाथ लेकर जा रहे थे, जनात ने हल्कान परेशान कर दिया है। इस तरह मेरी तदबीर पर अमल करो। अजमत ने कहा, मैं अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ। वो फ़ौरन डेवडी पर पहुंचा। उसने प्यारी की बड़ी बहन से हाथ लिया और रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाकर उसने अपनी पगड़ी, लाठी और जूते सब कुछ फेंक दिया और ज़मीन पर गिर के मुर्गे बसल्लम की तरह तड़पने लगा। 12 बजे रात का वक्त था। एक मरासी पड़ोस में रहता था। उसने अजमत का गुलगबाड़ा सुना तो उठ के बाहर निकल आया। अजमत बहुत बुरे हाल में ज़मीन पर लौट रहा था। मरासी ने पूछा, अरे अजमत, तुम्हें क्या हुआ? अजमत ने उठ के उसके गाल पर ज़ोर से एक तमाचा रसीद किया। मरासी का मुंह चरखी की तरह घूम गया। वो खौफजदा होकर भागा और मकान पर पहुंचकर चीखने चलाने लगा। करीम चादर ओढ़े बिस्तर पर लेटा था। चाची की तबीयत संभालने के लिए तरह तरह की तदबीरें कर रहा था। मरासी का शोर सुनकर वो बाहर निकले। उन्होंने पूछा, क्या मामला है? मरासी ने बुराई हुई आवाज़ में कहा, मियाँ जल्दी से जाकर देखिए, अजमत को न जाने क्या हो गया है। वो अजमत के करीब पहुंचे। दहशत से उनके भी रोंटे खड़े हो गए। कहने लगे, अफसों, घर में सिर्फ एक मर्द नौकर था, उसकी ये हालत हो गई है। अंदर औरतों की हालत अलग ख़राब है। ये करीम का बच्चा अभी न जाने और क्या क्या गोल खिलाएगा। उसने घर बार को परेशान कर रखा है। वह करीम के पलंग के पास गए और उसे उठाकर बोले, भाई हमारी खताएं माफ़ कर दो। क्या तुम कोई खून खराबा करवा के जाओगे? औरतें क्या बेपर्दा हो जाएं जब खुश होगे? करीम ने कहा, जनाब आप मुझे क्यों मलामत कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? वो कहने लगे, ये सब आफतें तुम्हारी वजह से आई हैं। इतने में अजमत ने डेवडी में आकर आवाज़ दी, देखो मियाँ, अगर तुमने करीम के खिलाफ कोई बात की तो अच्छा ना होगा। प्यारी की वालदा के हवास कुछ बहाल हो चुके थे। अजमत की आवाज़ सुनकर वो लिजाहत से बोली, करीम की मर्ज़ी के खिलाफ अब कोई बात नहीं होगी, वो जैसा कहेंगे करूँगी। सुबह करीम बड़ा गांव जाने के लिए तैयार हो गया। रिश्ते के एक अजीज़ भी उसके साथ निकले। रास्ते में उन्होंने मशवरा दिया, करीम मियाँ, मैं जहांगीर आबाद जा रहा हूँ, तुम भी मेरे हमरा चलो। मैं रात के वाक़े का जिक्र प्यारी के वालिद से करूँगा और उन पर जोर डालूँगा कि वो प्यारी की शादी तुम्हारे साथ कर दें, वरना उनकी रसवाई तो होगी ही, किसी का खून भी हो जाएगा। करीम बेचारा शामत का मारा उनके साथ जहांगीर आबाद पहुँचा। उन्होंने सारी दास्तान होब नमक मर्च लगा के प्यारी के वालिद को सुनाई और आखिर में कहा, करीम के कब्ज़े में 2 जिन हैं। सोच लीजिए, अगर आपने प्यारी का निकाह करीम से ना किया तो वो जिन पूरा घर बर्बाद करके रख देंगे। प्यारी के वालिद गैस व गज़ब से चलाए, वाह कुछ भी हो जाए, घर सलामत रहे या उजड़े, मैं प्यारी की शादी करीम से हरगिज़ नहीं करूँगा। वो तय से करीम के करीब आ गए। मियाँ, 2 जिन तुमने अपने कब्ज़े में कर लिए हैं, खुदाई पर कब्ज़ा कर लिया है, सारे घर को रात से परेशान कर रखा है। मैं इसी वक्त देवा जाता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारे जिन मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। करीम ने बेपरवाही से जवाब दिया, जनाब आप वहाँ जाने की ज़हमत क्यों करते हैं? जिन तो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, जी चाहे तो अभी तमाशा देख लें। इन अजीज़ का रंग फाक हो गया। वह जल्दी से कहने लगे, करीम मियाँ, क्या यहाँ भी आबरू के हवा हो? कुछ तो होश से काम लो। करीम ने कहा, मेरी इसमें क्या खता है चाचा जान, खुद जिन्नों का मुकाबला करना चाहते हैं। जिन इस वक्त भी मेरे साथ हैं और अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैंने इन्हें बहुत मुश्किल से रोक रखा है।
इन अजीज़ ने करीम के चाचा से कहा, भाई जान आप भी गुस्सा थूक दीजिए, करीम आपका भतीजा है, कोई गैर नहीं है, ये जो कुछ अर्ज़ करे इत्मीनान से सुन लीजिए। चाचा थोड़ी देर खामोश रहे, फिर करीम से कहने लगे, उस वक्त मुझे माफ़ कर दो, गौर गौज़ के लिए कुछ वक्त दे दो, 3 दिन बाद मुझसे मिलना। करीम ने सलाम किया और जहांगीर आबाद से बड़ा गांव आया। तीसरे रोज़ वो वहाँ पहुँचा। चाचा का मकान रिश्तेदारों से भरा हुआ था। साहब ने करीम को देखा मगर किसी ने कोई बात नहीं की। करीम ने मायूस वापसी का कष्ट किया। इत्फाक से प्यारी के फूफा भी बड़े गांव जा रहे थे, वो करीम के हमरा हो लिए। जहांगीर आबाद से निकल कर उन्होंने कहा, करीम मियाँ, बड़े अफसोस और दुख की बात है कि तुम्हारी वजह से एक खून हो जाएगा। करीम ने वैश्य से पूछा, ये क्या फरमा रहे हैं फूफा जी, कैसा खून? उन्होंने कहा, प्यारी के वालिद और चाचा को मालूम हो गया है कि तुम दोनों तालब व मतलूब हो। खुद सोचो, शरीफा में इससे ज़्यादा काबिल शराफत कौन सी बात है। इसी वजह से प्यारी के वालिद ने अजीज़ों को जमा किया था। साहब ने इन्हें मशवरा दिया है कि इज़्ज़त बचानी है तो प्यारी की जान ले ले। अगर उन्होंने उसे मार डाला मियाँ तो तुम्हें भी जान देनी चाहिए। तुम उसके बगैर ज़िंदा रहकर क्या करोगे? करीम के हाथ पांव से जैसे जान निकल गई। कलेजा अमड़ अमड़ कर हलक में आने लगा। वो बेहद बदहवासी में वहीं से देवा की तरफ भागा। रास्ते बार उसके दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा होते रहे। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर प्यारी न रही तो ज़िंदगी बेकार है, उसे भी जान देनी चाहिए। उसने सोचा कि प्यारी के मकान में एक कुआं है, उसमें गिरकर जान देना बेहतर होगा। यह तय करके वो देवा पहुंचा। प्यारी के मकान पर सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मकान का दरवाज़ा बंद था। इस हैबतनाक सन्नाटे ने करीम को यकीन दिला दिया कि प्यारी के वालिद और चाचा पहुंच चुके हैं और उन्होंने प्यारी को मार डाला है। करीम मुजनाना अंदाज में मकान का तवाफ़ करने लगा। फिर उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, लेकिन ना दरवाज़ा खुला ना खिड़की से कोई झांका। करीम परेशानी में शाह मनम के सजादा नशीन के पास गया और फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उन्होंने हदाम को हुक्म दिया कि करीम को उठाकर हमाम में ले जाओ और उसके जिस्म पर अच्छी तरह पानी डालो। हदाम ने हुक्म की तामील की। करीम को देर तक नहलाया गया, फिर कपड़े पहनाए गए और इतर लगा के सजादा नशीन के सामने ले जाया गया। करीम को किसी पल चैन न था। यक बारगी वो मचल के फिर प्यारी के मकान की जानब रवाना हो गया। रमज़ान का महीना था। करीम रोज़े से था। अफ्तार में ज़्यादा देर नहीं थी। करीम प्यारी के मकान पर पहुंचा। अब दरवाज़ा खुला हुआ था। करीम ने एक मस्ताना नारा मारा और मकान के अंदर चला गया। जाते ही उसने सर के बाल कुएं में छलांग लगा दी। इत्फाक देखी वह कुएं में कूदा तो ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसे संभाल लिया हो, मगर उसके दोनों हाथों में सहज चोटें आईं। एक हाथ की हड्डी बाहर निकली हुई थी और दूसरे हाथ की हड्डी टूट गई थी। प्यारी की वालदा ने करीम को कुएं में कूदते हुए देख लिया था। उनके मुंह से चीखें निकल गईं। पास पड़ोस के लोग जमा हो गए। घर वालों ने प्यारी को एक कोठरी में बंद करके कफन लगा दिया और कुएं में ईंटें वगैरह बरसानी शुरू कर दी। एक हंगामा बर्पा हो गया। किसी ने सैयद मरूफ शाह वारसी को खबर पहुंचा दी कि करीम ने कुएं में छलांग लगा दी है और घर वाले कुएं में ही पत्थर बरसा के उसे हलाक कर देने के दर पे है। मरूफ शाह चंद मोअज़्ज़िज़ीन के साथ उस वक्त पहुंचे। उन्होंने कुएं पर आकर आवाज़ दी, करीम जिंदा हो तो बोलो। कुएं में घिटने घिटने पानी था। इतने में प्यारी की चीख करीम के कान में पहुंची। प्यारी अपने घर वालों से रो रो के कह रही थी, आखिर तुम लोगों ने करीम भाई की जान ले ली, अब तो दरवाज़ा खोल दो। करीम ने प्यारी की आवाज़ सुनी तो उसके कल्ब में तक़वियत पैदा हुई और जान में जान आई। उसे यकीन हो गया कि प्यारी अभी ज़िंदा है। उसने कुएं से पुकार के कहा, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, जल्दी से मुझे निकालो। मरूफ शाह के हुक्म पर एक कटोला रस्सी से बांधकर कुएं में लटकाया गया। इस तरह करीम बाहर निकला। निकलते ही उसने कल्ब और जिगर की तमाम गहराई से नारा लगाया, मज़ा है प्यारी का। यही नारा लगाते हुए मरूफ शाह के साथ उनके मकान पर आया। हदाम ने उसे फटकड़ी डाल के दूध पिलाया। उसके हवास कुछ बहाल हुए, लेकिन ये नारा उसने एक बार फिर जारी रखा, मज़ा है प्यारी का। शाह मरूफ ने कहा, करीम मैं कहारों को बुलवाता हूँ, वो तुम्हें पालकी में बिठा के बड़ा गांव ले जाएंगे। करीम बच्चों की तरह मचल कर बोला, हज़रत अब क़यामत तक अपने मकान पर नहीं जाऊँगा। शाह मरूफ ने कहा, नहीं नहीं,
تجھے جانا ہوگا۔ کیا تو جانتا نہیں کہ پیاری کے والد اور دوسرے عزیز تیری جان کے در پہ ہیں؟ نہ جانے تیرے ساتھ کیا سانحہ پیش آ رہے۔ لڑکی کی آبرو کا معاملہ ہے، ساری بستی انہی کے ساتھ ہوگی۔ کریم نے شاہ معروف کے پاؤں پکڑ کے کہا، حضرت میں نے تو جان دے دی تھی، بے حیا ہوں کہ اب تک زندہ ہوں۔ کیا کروں، مرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ میں جان دینے سے نہیں ڈرتا۔ اس یاسنا میں کریم کے ایک رشتہ دار میاں نوروز علی بھی وہاں آ گئے اور اسے سمجھا کے اپنے گھر لے گئے۔ اسی رات پیاری کے والد بھی جہانگیر آباد سے دیوا پہنچے۔ گھر والوں نے ساری داستان سنائی۔ کریم سے یہ بات غلط کہی گئی تھی کہ پیاری کے والد پیاری کو ہلاک کرنے کے لیے دیوا جا رہے ہیں۔ کریم نے ساری رات یہ نعرہ لگا کے کاٹی کہ مزہ ہے پیاری کا۔ اسے نہ ہڈی ٹوٹنے کا احساس تھا، نہ کسی اور تکلیف کا۔ صبح معلوم ہوا کہ وارث شاہ دیوا آ رہے ہیں۔ کریم کا حال عجیب ہوا۔ جو لوگ وارث شاہ کے پاس جانے والے تھے، کریم ان کی طرح سے خوشامد کرنے لگا۔ ممکن ہے حضرت دیوا آ کر میرے خلاف باتیں سن کر مجھے یہاں سے نکل جانے کا حکم دے۔ مجھے دیوا سے نہ نکلنے دینا، لیکن جو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا کہ ہماری کیا مجال کہ حضرت کی بات کاٹیں۔ کریم کو ان دنوں حضرت وارث پر اتنا اعتقاد تھا کہ وہ ایک بزرگ ہیں اور سب ان کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اگر انہوں نے حکم دے دیا کہ کریم کو دیوا سے نکال دیا جائے تو پھر کوئی اسے یہاں ٹکنے نہیں دے گا۔ 8 بجے سید معروف شاہ چند معززین کے ہمراہ وارث شاہ کے استقبال کے لیے گئے۔ وارث شاہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں کریم کنویں میں کود پڑا؟ کیوں ایسا کیا جو وہ کود پڑا؟ پھر معروف شاہ کی طرف دیکھ کر بولے، سنا محبت ایسی ہو جیسی کریم کرتا ہے۔ معروف شاہ نے سارا واقعہ سنا کر کریم کو اور پیاری کی کیفیت بیان کی۔ وارث شاہ نے کہا، ہاں دونوں طرف محبت ہے، آگ برابر لگی ہوئی ہے، پاک محبت ہے، مگر دنیا کے لوگ نہیں مانیں گے اور ان کی بدنامی ہوگی۔ کریم عاشق ہے، وہ عاشق ہے۔ کریم کے بارے میں وارث شاہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کے لوگوں نے اس کی حمایت شروع کر دی اور کہا، جی حضور، کریم تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ وارث شاہ کے الفاظ کریم کے کانوں میں بھی پڑے۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا، رات کو ان سے ملنے کے لیے پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ کریم نے دستک دی۔ وارث شاہ کو اطلاع دے دی گئی کہ کریم آیا ہے۔ انہوں نے کہا، کریم مستان، کریم مستان۔ کریم وہی کپڑے پہنے ہوئے تھا جو کنویں میں چوٹ لگنے سے خون آلود ہو گئے تھے۔ وارث شاہ نے دروازہ کھولا۔ کریم نے ان کے قدم چومے۔ وارث شاہ بولے، کریم تم سے ضبط نہیں ہوا، کنویں میں پھاند پڑے، کون سا ہاتھ ٹوٹا؟ انہوں نے دفعتاً کریم کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی اس وقت جڑ گئی۔ وارث شاہ نے کہا، کریم وہ لوگ تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، آئندہ ان کے گھر نہ جانا۔ کریم نے دل میں کہا، وہاں تو ضرور جاؤں گا، کیوں نہیں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ یہ خیال اس کے دل میں آیا تھا کہ وارث شاہ نے پھر تنبیہ کی، دیکھو ہرگز نہ جانا، وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ کریم ان سے رخصت ہو کر گھر سے باہر نکل آیا۔ عشق کا جن اس کے سر پر سوار تھا، کوئی بات ذہن میں نہ آتی تھی۔ بس اسی وقت بے تاب ہو کر وہ پیاری کے مکان تک آ گیا اور اندر گھس گیا۔ عورتوں اور مردوں نے پکڑ کر اسے خوب مارا پیٹا اور بری طرح لہو لہان کر کے باہر نکال دیا۔ کریم پاگلوں کی طرح بستی کے گلی کوچوں میں صدا لگاتا پھرا، مزہ ہے پیاری کا، مزہ ہے پیاری کا۔ ہنستا حال، بھوکا پیاسا اور داڑھی مونچھیں بڑی ہوئی، اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ پیاری کے والدین نے اپنے دروازے پر پہرا لگوا دیا تاکہ کریم دوبارہ نہ آ سکے۔ پیاری کی حفاظت کے لیے عورتیں مقرر کر دی گئیں۔ ایک روز کریم جذب میں یہ آ کر صدا لگاتا ہوا مکان کے گرد پھر رہا تھا۔ پیاری کوٹھے پر چڑھ آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے پیاری کو پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے لے گئی۔ اسی وقت مکان کا وہ زینہ گرا دیا گیا۔ کریم کی زبان پر دن رات پیاری کے نام کی رٹ تھی۔ لڑکے بالے اسے چھیڑ چھاڑ کرتے، کوئی پتھر اور کوئی چیت رسید کر کے بھاگ جاتا۔ کسی کا جی چاہتا تو دور ہی سے پتھر پھینک مارتا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ کریم گلی گلی پیٹنے لگا۔ ایک روز پیاری کے مکان کے گرد طواف کرتے ہوئے وہ یہی صدا لگا رہا تھا، مزہ ہے پیاری کا، کہ پیاری کی والدہ اور دوسری عورتیں حضرت وارث شاہ کے پاس گئیں اور بولیں، حضور کریم ہمیں بدنام کرتا پھرتا ہے اور ہماری بچی کا نام
علی اعلان لیتا ہے۔ وارث شاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اسے دیوا سے نکال دیں گے۔ انہوں نے اپنے خادم نور محمد شاہ سے کہا جاؤ اور اس وقت کریم کو پکڑ کر لاؤ۔ نور محمد شاہ نے کریم سے مل کر سارا واقعہ بیان کیا۔ کریم ایک لمبا چھرا ہاتھ میں لے کر وارث کے دروازے پر بیٹھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر اسے دیوا سے نکل جانے کا حکم دیں گے تو وہ ان کے سامنے اپنے سینے پر چھرا گونپ لے گا۔ وارث شاہ نے کریم کی یہ حالت دیکھ کر خاموشی اختیار کی اور کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے کریم مایوس ہوتا۔ ایک روز کسی نے کریم سے مزاح میں کہہ دیا کہ میاں پتنگ اڑا کر پیاری کے مکان کی چھت پر گرا دو، پھر پتنگ لینے کے بہانے مکان میں گھس جایا کرنا، شاید اسی بہانے تمہاری پیاری کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کریم نے یہی کیا، وہ پتنگ اڑا کر مکان میں گرا دیتا، پھر خود دوڑ کے اندر چلا جاتا کہ ہماری پتنگ گری ہے، ہماری پتنگ گری ہے، واپس دو، لیکن وہاں سے پٹ پٹا کر نکلتا۔ اسے دن میں کئی مرتبہ اس طرح زد و کوب کیا جاتا۔ ایک دن وارث شاہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے کریم کو بلا کر کہا تم اپنی پتنگ ہمارے کوٹھے پر گرایا کرو۔ کریم نے پتنگ اڑانی ہی چھوڑ دی، مگر پیاری کا پیار روز روز بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک اسے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ رہی۔ 3 برس اسی کفیت میں گزر گئے۔ کبھی کبھی وارث شاہ اسے بلا کر اس کا حال دیکھ لیتے اور مسکرا دیتے۔ ایک دن انہوں نے کہا کریم تم ہماری صورت دیکھا کرو۔ کریم نے کہا حضور دنیا میں پیاری سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، دیکھو کسے، آپ اس سے زیادہ خوبصورت ہوتے تو آپ کو دیکھتا۔ وارث شاہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کریم کو گلے لگا کر کہا عاشق کے سوا کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ ایک بار وارث شاہ فتح پور میں مستقیم شاہ کے مکان میں بیٹھے تھے، کریم بھی ان کے ساتھ تھا۔ فتح پور کے ایک بزرگ شاہ نذیر علی وارث شاہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ بہت دیر تک ٹکٹی باندھ کے کریم کی صورت دیکھتے رہے۔ وارث شاہ نے کریم سے کہا کریم آج دیوا میں عجیب واقعہ ہوا، ماں بیٹی میں خوب تکرار ہوئی، وہ لڑکی تمام گھر کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ کریم بے قرار ہو گیا۔ وارث شاہ دیوا لوٹے تو معلوم ہوا کہ پیاری کے سوا تمام گھر والے بیمار ہیں۔ ان کی واپسی کا علم ہوا تو تمام گھر والوں نے مل کر انہیں بتایا کہ اس کی حالت بہت بری ہے۔ وارث شاہ نے کریم کو بلا کر کہا کریم تم ان کے گھر جا کر صدا مت لگایا کرو، ہاں بزرگوں کے درباروں پر جاؤ تو خوب صدا لگاؤ، دیوا میں مت لگایا کرو، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کریم خاموشی سے چلا آیا۔ اس نے ایک مدت تک صدا نہیں لگائی، اب وہ چپ چاپ اور بجھا بجھا سا رہنے لگا تھا۔ ایک روز وارث شاہ نے کہا کریم میری دعا ہے کہ خدا اور رسول تم کو ملے، وہ لڑکی ملے یا نہ ملے۔ ایک روز مغرب کے بعد کریم کو خبر ہوئی کہ پیاری اور اس کی والدہ وارث شاہ کی طرف گئی ہیں۔ کریم بھی وہیں پہنچ گیا اور زنانے حصے کے قریب پہنچ کر صدا لگانے لگا مزہ ہے پیاری کا، مزہ ہے پیاری کا۔ وارث شاہ نے جیسے ہی صدا سنی، پیاری اور اس کی ماں کو فوراً رخصت کر دیا۔ کریم دروازے پر مستانہ وار جوم جوم کر یہی صدا لگا رہا تھا۔ پیاری کی والدہ یہ دیکھ کر رک گئیں۔ انہوں نے وارث شاہ کے خادم سے کہا کریم دروازے پر کھڑا ہے، اسے دروازے سے ہٹا دو۔ خادم نے کریم سے کہا یہ زنانہ دروازہ ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو، جاؤ جا کر مردانے دروازے پر صدا لگاؤ، ادھر سے عورتیں حضرت کی قدم بوسی کے لیے آتی ہیں۔ کریم نے جواب دیا میں زنانہ مردانہ کچھ نہیں جانتا، جہاں جی چاہتا ہے صدا لگاتا ہوں، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ خادم نے کریم کو بہت برا بھلا کہا اور یہ دھمکی بھی دی کہ میں بھی حضرت کو اطلاع کر کے تمہیں دیوا سے نکلواتا ہوں، لیکن کریم نہ مانا۔ پھر پیاری خود باہر نکل آئی اور ساتھ اس کی ماں بھی، دونوں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کریم کی شکایت حضرت وارث شاہ سے کر دی گئی۔ انہوں نے کریم کو طلب کیا اور لطف و کرم کی نظر اس پر ڈال کر بولے نور محمد شاہ جاؤ پیاری کی ماں سے کہہ دو کہ اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے ہاں نہ آیا کرو، کریم عاشق ہیں، کسی روز انہوں نے پکڑ لیا تو قیامت تک اس کا چھوٹنا مشکل ہے۔ کریم پر وجد طاری ہو گیا، اس نے اپنا سر زمین پر دے مارا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ پھر اس وارث شاہ کی توجہ سے اس کی حالت درست ہوئی۔ ایک دن بستی کے ایک صاحب کریم کے پاس آئے اور بولے اگر تم ہمیں 500 روپے دو تو ہم تمہیں پیاری سے ملوا دیں۔
کریم بیچارے کے پاس 500 روپے کہاں سے آئے؟ یہ اس زمانے میں ایک خطیر رقم تھی۔ کریم خاموش ہو گیا۔ ان صاحب نے کہا، ان دنوں تیورا رئیس عبدالحمید صاحب حضرت کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کی جیب میں سونے کی ایک بے باش قیمت گھڑی ہے۔ اگر تم کسی تدبیر سے وہ گھڑی ہمیں لا دو تو ہم تم سے پیاری کی ملاقات کروا دیں گے۔ کوئی 11 بجے دن کا وقت تھا۔ کریم اس مکان میں پہنچا جس میں تیورا کے رئیس عبدالحمید کا قیام تھا۔ وہ سیدھا کوٹھے پر جا کر ان کے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے ان کی موجودگی میں اچکن سے گھڑی نکال لی اور کوٹھے میں ہی کود پڑا۔ وہ چلائے، کریم گھڑی کہاں لے جا رہے ہو؟ مگر دیوانہ کس کی سنتا؟ عبدالحمید کا چلانا سن کر لوگوں نے کریم کو پکڑ لیا اور گھڑی سمیت وارث شاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ پورا واقعہ سن کر وارث شاہ بولے، کریم کو نکال دو، آئندہ یہ یہاں نہ آنے پائے۔ نور علی سے بھی کہہ دو کہ انہیں اپنے مکان میں نہ رہنے دیں، یہ ہم کو بدنام کرتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ چوری ہم کرواتے ہیں، ہماری بھی شرکت ہوگی۔ کریم کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ صبح اس کو پتہ چلا وارث شاہ قصبہ سہالی چلے گئے ہیں۔ کریم وہاں جا کر پہنچا۔ دروازے پر جا کر اس نے صدا لگائی، مزہ ہے پیاری کا۔ وارث شاہ نے اس کی آواز سنتے ہی اسے اندر بلا لیا اور کہا، دیکھو کریم، اب تم دیوا نہیں جا سکتے، ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ کریم نے دل میں کہا، حضرت کچھ بھی ہو جائے جاؤں گا ضرور۔ وہ اسی وقت دیوا کی جانب چل پڑا۔ دیوا میں وہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ رات ہوتی تو پیاری کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پڑا رہتا۔ ایک دن وہ سار دنتا ہوا باغ میں گھوم رہا تھا۔ اتفاق سے مشہور انگریز بریسٹر کالون وہاں سیر کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کی نظر کریم پر پڑی تو اس کا دل اس دیوانے کی طرف کھینچا۔ وہ اس کے قریب جا کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ کریم نے اس کے سامنے اپنا حال بیان کر دیا۔ کالون نے دانتوں میں انگلی دبا کر اور بہت ہمدردی ظاہر کی، یہاں تک کہ وہ ٹم ٹم پر اسے بٹھا کر اپنی کوٹھی پر لے آیا۔ اسے 2-3 روز اپنا مہمان رکھا اور پھر کریم سے کہا، تم برات لے کر پیاری کے دروازے پر پہنچ جانا اور وہاں باجا بجا دینا۔ برات میں 2-3 لوگ ہی شامل ہوں، بھلا پھر میں مقدمہ لڑوں گا اور یہ مقدمہ میں جیت کر تمہاری پیاری تمہیں دلاؤں گا۔ اس کے علاوہ 500 روپے نقد اسے دیے۔ کریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 500 روپے لے کر وہ دیوا آ گیا۔ معلوم ہوا کہ وارث شاہ آج کل رودلی میں قاضی مظہر الحق کے ہاں مقیم ہے اور پیاری کے گھر والوں نے منت مان رکھی ہے کہ اگر کریم کو دیوا سے نکال دیا جائے تو وہ وارث شاہ ان کی دعوت کریں گے۔ کریم کی جان پر بان آئی۔ اسے خیال آیا کہ باجب جانے سے پہلے ادولی جاؤں اور حضرت کی قدم بوسی کر کے انہیں دعوت دوں، ممکن ہے قسمت یاوری کرے اور حضرت میری دعوت قبول کر لیں۔ وہ جب ادولی پہنچا تو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا، پر دوسری دفعہ جب درخواست پہنچائی گئی تو آپ نے کہا، اچھا کریم کو بلاؤ۔ خدام کریم کو لے کر سامنے آ گئے۔ وارث شاہ نے تمام حال پوچھا اور کہا، کریم، اگر کوئی تم سے کہتا کہ وارث شاہ کی گردن مار دو، ہم تمہیں پیاری سے ملوا دیں گے، تو تم کیا کرتے؟ کریم نے بے ساختہ کہا، حضور میرا بس چلتا تو اس کام میں ذرا بھی دیر نہ کرتا۔ وارث شاہ ہنس پڑے۔ انہوں نے اٹھ کر کریم کو گلے لگا لیا۔ جاؤ، ہم دیوا میں تمہاری دعوت ضرور کھائیں گے۔ کریم نے ان کے قدم چوم لیے اور چلا آیا۔ قمری مہینے کی 22 تاریخ تھی۔ وارث شاہ دیوا لوٹے۔ پیاری کے گھر والوں کی طرف سے دعوت کا اہتمام ہوا اور احترام کا جلوس اٹھا۔ کریم بھی اسی وقت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے صدا لگائی، مزہ ہے پیاری کا۔ شرینی وارث شاہ کو پیش ہوئی۔ کریم یہ سوچ کر جھومنے لگا کہ اس شرینی میں پیاری کے ہاتھ ضرور لگے ہوں گے، کاش مجھے بھی ملے۔ مگر عجیب بات ہوئی، خادم نے شرینی سب کو دی مگر کریم کو نہ دی۔ یکا یک وارث شاہ نے کریم کی جانب دیکھا اور پوچھا، کریم تم کو حصہ نہیں ملا؟ کریم زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وارث شاہ نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹھائی دی۔ تھوڑی دیر بعد پیاری کے گھر سے کھانا آیا، اس میں سے کریم کو اس کا حصہ دیا گیا۔ چند روز بعد کریم نے دعوت کا اہتمام کیا اور پیاری کے مکان کا طواف کرنے لگا۔ وہ جو کھانا لے کر آیا اس میں سے کچھ پیاری کے گھر بھجوا دیا۔ کچھ مدت بعد لوگوں نے وارث شاہ سے پھر کریم کی شکایتیں کی۔
वारिस शाह ने उसे देवा से निकल जाने का हुक्म दिया। वो 40 दिन तक बस्ती से बाहर सर फोड़ता रहा, शबबाशी कब्रिस्तान में करता था। एक रोज़ मजबूर होकर वह देवा आ गया। उसने हलवाई की दुकान से हलवा लिया और वारिस शाह के दरवाजे पर पहुंच के हदाम से इतला के लिए कहा। उन्होंने इनकार कर दिया। करीम बेख्तियार चौखट से सर फोड़ने लगा। आखिर एक नौवार्द को उस पर तरस आ गया। उसने अंदर जाकर इतला दी कि कोई आशिक आया है। वारिस शाह ने कहा, आशिक को कौन रोक सकता है, आने दो। करीम को देखकर वो मुस्कुराए। उसने हलवा पेश किया। वारिस शाह बोले, ये सारा हलवा प्यारी के मकान पर भेज दो। इत्फाक से इन दोनों प्यारी के रिश्ते के एक चाचा वहाँ आए हुए थे। उन्होंने करीम को बुलवाया। करीम खुश उनके पास पहुँच गया। दोपहर का वक्त था, घर में चूल्हा गर्म हो रहा था। उन्होंने करीम को समझाया कि प्यारी का नाम लेना छोड़ दो और देवा से हमेशा के लिए चले जाओ। करीम ने जोश में आकर नारा लगाया, मज़ा है प्यारी का। नारा सुनकर वो तिलमिलाए। उन्होंने करीम को पकड़ लिया और घर की औरतों से कहा कि दस्ते पनाह गर्म करके लाओ। थोड़ी देर बाद वो 10 पनाह सुरख करके लाया गया। उन्होंने करीम को उससे दागना शुरू कर दिया। एक शख्स ने करीम को मकान में जाते हुए देखा था। अंदर से उसने चींकें सुनी तो दौड़कर वारिस शाह को इत्तला दी कि हज़रत लीजिए, फैसला हो गया। आज करीम उनके घर में बंद है, मार डाला होगा उसे। वारिस शाह ने एक जज़ब से कहा, आशिक को मार डालना दिल लगी नहीं है। ये कहते हुए वो दरवाजे पर गए। उन्होंने हदाम को हुक्म दिया कि अभी वहाँ जाओ और करीम को साथ लेकर आओ। उस वक्त करीम प्यारी के हाथ का सिला हुआ कुर्ता पहना हुआ था। दागने और पिटने से कुर्ता फट गया था। कुर्ता फटने का उसे सख्त रंज था। दागने और पिटने से कुर्ता फट गया था। वो वारिस शाह के सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा, भला उसको मारने से क्या फ़ायदा, जुल्म का नतीजा अच्छा नहीं होता, बात आई गई होगी। करीम उसी हालत में मस्ताना वार नारा लगाता ज़िंदगी के दिन काटने लगा। बरसात के मौसम में मूसलाधार बारिश हो रही थी। वारिस शाह फतेहपुर सहवारा में थे। करीम को वहीं तलब करके उन्होंने हुक्म दिया कि तुम बहराज जाओ और कल आके हमसे फतेहपुर में मिलना। करीम उसी वक्त पपेदा लहराज पहुंचा और सैयद सलार के मज़ार पर जाकर बैठ गया। उस पर गफलत तारी होने लगी। इसी हालत में उसने देखा कि वो बड़ा गांव अपने गांव में बैठा है। वारिस शाह आए और बोले, करीम, अगर तुम हमारी दावत करो तो तुम्हें प्यारी मिल जाएगी। दिन पीर और तारीख 11 होगी। अब हम देवा जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हवाब में ही वो देवा पहुंचा। वहाँ शाह मनम की दरगाह में गया। मज़ार का तवीज़ गायब था और शाह मनम अपने मज़ार के बाहर बैठे हुए तिलावत कर रहे थे। जैसे ही करीम पर उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने कुरान बंद करके करीम की तरफ तवज्जो की। करीम ने उनका हाथ थाम के इश्तियाक से पूछा, हुजूर, ये फरमाइए मुझे प्यारी कब मिलेगी? शाह मनम ने कहा, जब हमारे मज़ार पर चादर चढ़ाओगे। यह कह के उन्होंने करीम को रुखसत होने का इशारा किया और कुरान खोल के दोबारा तिलावत में मसरूफ़ हो गए। करीम की आँख खुल गई। उसने खुद को सैयद सलार के मज़ार पर पाया। वो उठकर बाहर आया। एक अजनबी शख्स आगे बढ़ा। उसने करीम के हाथ में एक थैली दी और ये कह के चला गया कि इसमें 300 रुपये हैं। बाद में करीम ने इस अजनबी को बहुत तलाश किया मगर उसे दोबारा ना देख पाया। वहाँ से करीम पैदल रवाना हो गया। दूसरे रोज़ फतेहपुर पहुँचा। चांद रात थी। उसने हिसाब लगाया तो पीर के दिन 11वीं तारीख पड़ रही थी। वह वारिस शाह के पास पहुँच गया और बोला, हज़रत 11 तारीख को पीर के दिन आपकी दावत है। वारिस शाह बोले, जुम्मे को कर देना। करीम ने कहा, हुजूर ने खुद पीर का दिन मुकर्रर फरमाया था। अच्छा, पीर ही सही। उनसे दिन तारीख तय करके वह देवा पहुंचा और शाह मनम के सजादा नशीन से अपने हवाब नामे का जिक्र किया। उसने शाह मनम की शबी की तफसील सुनाई तो सजादा नशीन ने उठ के उसे सीने से चिमटा लिया और रोने लगे। करीम, बेशक शाह साहब बिल्कुल ऐसे ही थे। 11 तारीख आई। वारिस शाह भी देवा आ गए। करीम ने उनके पास पहुंचकर इन्हें सलाम किया। वारिस शाह बोले, करीम, बेशक शाह साहब बिल्कुल ऐसे ही थे। वारिस शाह बोले, करीम, शाह मनम के मज़ार पर चादर कब चढ़ाओगे? करीम ने जवाब दिया, हज़रत अभी जाकर चढ़ाता हूँ। वो उसी वक्त चादर लेकर शाह मनम के मज़ार पर गया। उसने चादर चढ़ाई और मज़ार से बाहर आ गया।
यकायक उसका दिल मचलने लगा कि आज घर में घुस के प्यारी को पकड़ लाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इसी मस्ताना हालत में वो करीम शराजी का मतला गुनगुनाता हुआ दरिया की तरफ चलाया। रास्ते में वारिस शाह की क़यामगाह थी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने सोचा कि पहले हजरत की कदम बोसी कर लूँ। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बेझिझक अंदर चला गया। वहाँ से वारिस शाह दिखाई नहीं दिए, अलबत्ता एक होशरुबा जलवा नजर आया। करीम के कदम 100 मान के हो गए। रूह खींच के दिल में आ गई। वो आईने के मानद हैरतज़दा हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि वही नक्शा है, वही रंग है, वही रोए ज़ेबा है जिस पर हज़ार जान से कुर्बान होने को जी चाहता है। वही प्यारी है, गले में चंदन हार और सर पर गुलाबी दुपट्टा ओढ़े हुए बसदे नाजो वार मुस्कुरा रही थी। करीम बेख्तियार सर बसजूद हो गया। कुछ देर बाद जलवा जहाँ आ रहा, फिर देखने के लिए उसने सर उठाया, मगर ना वो प्यारी थी, ना वो मोहनी सूरत, बल्कि वारिस शाह बैठे हुए थे। प्यारी का कहीं पता नहीं था। करीम की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। वो आगे बढ़कर मुर्शद के कदमों पर चेहरा रगड़ने लगा। हजूर, यह क्या तमाशा था? मुर्शद ने कहा, करीम, यही सूरत है, उसी के साथ तुम्हारा हशर है। जहाँ कहीं देखोगे यही सूरत देखोगे। इन अल्फाज से करीम के दिल की दुनिया पलट गई। गुज़श्ता ख़यालात और तसव्वुरात इस तरह फना हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। उसके कल्ब पर यह हकीकत रोशन होगी कि जो कुछ है यही है और यही सूरत है, उसके सिवा कुछ नहीं है। करीम ने दिल की मुराद पाई और वारिस शाह की शक्ल में वही सूरत देखी जिसने दोनों आलम से बेगाना और अपना दीवाना कर रखा था। मासवा का हर नक्श उसके दिल से मिट गया। अब वही आलम में अफरोज हुस्न उसके पेश नज़र था। करीम को लोग करीम प्यारी कहने लगे थे। करीम ने ये आखिरी मंजर देखने के बाद फिर कभी प्यारी के घर का रुख नहीं किया। मरते वक्त तक ना कभी उसका जिक्र किया, ना उसकी फ़िक्र की। हाँ, ज़ुबान पर हमेशा ये सदा रही, मज़ा है प्यारी का। वारिस शाह के इंतकाल के बाद करीम प्यारी बरसों ज़िंदा रहे। वो साल में 2 मरतबा उनके मज़ार पर नहायत इह्तमाम से चादर चढ़ाते। इस मौका पर करीम की हालत दिलसोज मंजर पेश करती थी। सर पर चादर की सीनी रखी होती, क्वाली होती, आंखें हैरतज़दा खुली हुई होती, तमाम जिस्म गैर मुतहरिक रहता। 2 आदमी संभालते थे। बिल्कुल सन्नाटे और हैबत का आलम होता था। इसी कैफियत में वो मुर्शद के मज़ार पर पहुँचते और चादर वगैरह चढ़ाकर उसी हालत में वापस मुड़ते। मुर्दे की सी शक्ल हो जाती थी। लोग इन्हें हवा देते और अरक गुलाब छिड़कते। उन्होंने इश्क की पुरस्रार मंजिलें तय कर ली थीं।